2027 चुनाव से पहले सियासी संग्राम, 3 सीटों पर फंस गए अखिलेश यादव। बीजेपी के प्लान से सपा में भगदड़, सपा की गुटबाजी बिगाड़ेगी खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। अखिलेश यादव 2027 में सत्ताधीश बनने का सपना देख रहे हैं। इस बार उन्हें लगता है कि वो 2024 लोकसभा चुनाव जैसा करिश्मा 2027 के विधानसभा चुनावों में भी करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले 3 सीटों पर होने वाला सेमीफाइनल तय करेगा कि 2027 में कौन यूपी में अपनी जीत की पताका लहराने वाला है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच एक बार फिर बड़ी सियासी टक्कर होने जा रही है। मऊ की घोसी, सोनभद्र की दूधी और बरेली की फरीदपुर विधानसभा सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हो गई हैं। इन तीनों सीटों पर अप्रैल से मई के बीच उपचुनाव कराए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि ये उपचुनाव पश्चिम बंगाल चुनाव के आसपास हो सकते हैं या पश्चिम बंगाल चुनाव के साथ ही इन तीनों सीटों पर चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है। क्यों खास है इन 3 सीटों पर ये उपचुनाव? राजनीति के जानकारों का मानना है कि ये उपचुनाव सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का संकेत भी देंगे। खास बात यह है कि घोसी और दूधी सीट पर एक ही कार्यक्रम में दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है, जो अपने आप में काफी दुर्लभ भी है। पिछली बार घोसी और दूधी सीट समाजवादी पार्टी के साथ थी, जबकि फरीदपुर सीट बीजेपी ने जीती थी। इन तीनों सीटों पर जातीय समीकरण बहुत अहम माने जा रहे हैं। या कहें कि यहाँ के जो जातीय समीकरण है वो ही जीत और हार तय करेंगे। घोसी में सपा को सहानुभूति के साथ मुस्लिम यादव वोट का सहारा है, जबकि बीजेपी राजभर और चौहान वोटरों को साधने की कोशिश करेगी। दूधी में सपा को सहानुभूति का फायदा मिल सकता है, लेकिन बीजेपी नए चेहरे के जरिए मुकाबला कड़ा कर सकती है। यहाँ दलित और आदिवासी वोट निर्णायक भूमिका में रहेंगे। फरीदपुर में सहानुभूति के साथ मुस्लिम और सवर्ण वोट अहम होंगे, जबकि बीजेपी का पारंपरिक आधार यहां पर मजबूत माना जाता है। घोसी विधानसभा में दूसरी बार होंगे उपचुनाव। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर एक ही कार्यकाल में दूसरी बार उपचुनाव हो रहा है। साल 2023 में सपा विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव हुआ था। दारा सिंह समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, उसकी वजह से ये सीट खाली हो गई थी। लेकिन उपचुनाव में सपा के सुधाकर सिंह ने करीब 42,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। अब 20 नवंबर 2025 को सुधाकर सिंह के निधन के बाद ये सीट फिर से खाली हो गई है, इसलिए यहां पर फिर उपचुनाव होंगे। दूधी सीट उपचुनाव में आदिवासी वोटर राजनीति का केंद्र। सोनभद्र की दूधी आरक्षित सीट है और यहां पर दूसरी बार उपचुनाव होगा। 8 जनवरी 2026 को समाजवादी पार्टी के विधायक और सीनियर आदिवासी नेता विजय सिंह गोंड का निधन हो गया। वो 8 बार यहां से विधायक रह चुके थे और आदिवासी समाज में उनकी गहरी पकड़ थी। इससे पहले 2022 में ये सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन विधायक को सजा होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। 2024 के उपचुनाव में विजय सिंह गोंड ने बीजेपी को हराकर सीट सपा की झोली में डाल दी थी। फरीदपुर की चेंज की सीट पर फिर चुनाव। इधर बरेली की फरीदपुर सीट भी सुरक्षित सीट है। बीजेपी विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल 2 जनवरी 2026 को उनका निधन हो गया था। फरीदपुर में लंबे समय से चेंज की सीट माना जा रहा था, क्योंकि यहां कोई भी विधायक लगातार 2 बार नहीं जीत पाया, यानी बदलाव लगातार देखने को मिला। लेकिन डॉक्टर श्याम बिहारी लाल ने 2017 और 22 में जीत दर्ज की यह परंपरा तोड़ दी थी। वो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े थे और कई शैक्षणिक संस्थानों से भी जुड़े रहे। अब उनके निधन के बाद यहां भी उपचुनाव तय है। कुल मिलाकर घोसी, दूधी और फरीदपुर के ये उपचुनाव 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए सेमीफाइनल की तरह होंगे। इनका असर न सिर्फ इन इलाकों पर बल्कि पूरे प्रदेश की सियासत पर देखने को मिल सकता है। वैसे यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रामनगरी अयोध्या से अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 2027 विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार को ही कहा कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश में सत्ता में फिर से काबिज होगी।
चौधरी इस जिले में जैसे ही उनकी एंट्री हुई, पूर्व सांसद लल्लू सिंह के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा गया, लोगों की भीड़ देखी गई। पंकज चौधरी इस भीड़ को देखकर काफी भावुक भी हो गए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि 2027 में बीजेपी फिर यूपी में अपनी सत्ता बरकरार रखेगी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि उनके जैसे छोटे कार्यकर्ता को इस पार्टी का नेतृत्व दिया, जिसके लिए वो आभार प्रकट करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता का प्यार 2027 के चुनावों में भी देखने को मिलेगा। कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता को भ्रमित नहीं कर सका और ना ही उनके संकल्प को कमजोर कर सका। मोदी और योगी सरकारों के काम और इस संगठन की ताकत के आधार पर बीजेपी फिर से बहुमत की सरकार बनेगी। यानी अयोध्या में एक बार फिर बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि चाहे वो 3 सीटों का उपचुनाव हो या 2027 का विधानसभा चुनाव, जीत बीजेपी की होगी। अपने अयोध्या दौरे में पंकज चौधरी को अवध के 14 जिलों के 86 विधानसभा सीट पर चर्चा भी करनी थी। कार्यकर्ताओं के साथ जीत के लिए पार्टी का खाका साझा किया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस इलाके से 63 विधायकों और 7 मंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पंकज चौधरी ने खुद जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की, सभी के लिए कल्याण और शांति की कामना की। राजनीति के जानकारों के मुताबिक अयोध्या से चुनावी बिगुल फूंकना बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी के लिए अयोध्या सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक मजबूत प्रतीक बन चुकी है। वहीं यूपी के मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी का इस बार टिकट बंटवारे पर पूरा फोकस है। सपा जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार घोषित करेगी, जिसका अपनी सीट पर जातीय समीकरण पर सबसे ज्यादा पकड़ रहने वाली होगी, उसे ही इस बार चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। यही वजह है कि दावेदारों को इस बार समाजवादी पार्टी का टिकट लेने के लिए लोहे के चने चबाने होंगे। दरअसल बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने से रोकने और 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों को बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी अब आगामी विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सपा मुखिया अखिलेश यादव पीडीए के नारे के तहत अपनी चुनावी नैया पार लगाने में जुटे हैं। इसके साथ ही इस बार उम्मीदवारों के चयन में भी समाजवादी पार्टी इस पर भी काम कर रही है। यानी इस बार अखिलेश यादव अपनी हर सीट पर जो भी उम्मीदवार उतारेंगे वो एक रणनीति के तहत होगा, एक प्लान के तहत होगा और सोची समझी रणनीति के तहत ही उसे टिकट दिया जाएगा और खासतौर से जातीय समीकरणों का खास ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए अभी से अखिलेश यादव ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले ये 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव, जिन्हें सेमीफाइनल कहा जा रहा है, इसमें देखना होगा कि कैसे बीजेपी अब 2024 लोकसभा चुनाव में जो उसने गलतियां की थी उसे ना दोहराते हुए वह अखिलेश यादव को रोक पाती है या नहीं। यूपी के जनाधार और सर्वे पर खास फोकस। खबरों की माने तो इस बार समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले उनकी सीट पर वास्तविक जनाधार का आकलन करेगी। इसके लिए सर्वे भी कराए जाएंगे। सपा हर सीट पर यह देखेगी कि किस सीट पर किस दावेदार का जातीय समीकरण के आधार पर सबसे मजबूत उसकी पकड़ है, उसी आधार पर उम्मीदवार तय किया जाएगा। साथ ही सर्वे के आधार पर ही गठबंधन का फार्मूला तैयार किया जाएगा। पार्टी की तरफ से कराए जाने वाले सर्वे में दावेदारों की जमीनी पकड़, क्षेत्र में सक्रियता, संगठन से जुड़ाव और जातीय समीकरण की पकड़ को परखा जाएगा। सभी मानकों पर खरा उतरने वाले दावेदारों को ही टिकट दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस बार जमीनी स्तर पर पकड़ ना रखने वाले किसी भी दावेदार को टिकट नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनके फीडबैक ले रहे हैं। सपा को यादव के साथ साथ मुसलमानों का वोट भी मिलता रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से उनकी नजर पिछड़ी जातियों और ब्राह्मणों के वोट बैंक पर टिकी है। लोकसभा चुनाव में कुर्मी समाज ने सपा को बढ़ चढ़कर वोट किया था। इसी तरह समाजवादी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए डेटा, सर्वे और जमीनी फीडबैक और आधारित रणनीति अपनाने जा रही है। लेकिन उससे पहले यूपी में होने वाले एसआईआर को लेकर भी समाजवादी पार्टी में काफी खलबली देखी जा रही है। हर बूथ पर जाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता को कहा जा रहा है कि वो लगातार बूथ पर जाएं और देखें कि उनके वोट तो नहीं कट रहे हैं, यानी उन्हें वोट देने वाले वोटर्स का नाम तो नहीं काटा जा रहा। खासतौर से मुस्लिम इलाकों में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं।
आपको बता दें कि यूपी में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उसी वक्त अखिलेश यादव ने कई दौर की बैठकों के बाद एक एक नेता के यानी विधानसभा वाइज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी को जिम्मेदारी दी थी और एक टोली बनाई थी, यानी एक प्लान के तहत कुछ नेताओं के एक जिले की जिम्मेदारी दी गई जबकि दूसरे नेता को दूसरी जिम्मेदारी दी गई और ये भी नेताओं के वरिष्ठता के आधार पर दिया गया, जिनमें शिवपाल यादव तक शामिल थे। उन्हें भी ये जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी विधानसभा सीटें आ रही हैं उनका औचक निरीक्षण करें और ध्यान रखें कि चुनाव आयोग सही और बिल्कुल सटीक निष्पक्ष तरह से ये एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दे। आपको बता दें इससे पहले यूपी में 2 करोड़ वोटरों के नाम कटने से हड़कंप मच गया था। बीजेपी भी इससे थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से और मोहलत बढ़ाई गई। अब तक यूपी में होने वाली एसआईआर प्रक्रिया में 3 बार मोहलत दी गई है और अभी फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आई है, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जो टेंशन है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में देखी जा रही है। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद होने वाली इन 3 सीटों पर उपचुनाव को लेकर भी ज्यादा देखना होगा कि कितने वोट कटे हैं और जो मौजूदा वोटर्स हैं उनकी क्या स्थिति है। उसके बाद बीजेपी अपनी आगे की रणनीति बनाएगी। तो यूपी में होने वाली 3 सीटों पर उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है और एसआईआर प्रक्रिया खत्म होने के बाद यह पहली बार होगा जब यूपी में इन 3 सीटों पर उपचुनाव होगा। तो इन 3 सीटों पर होने वाला उपचुनाव 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है और एसआईआर प्रक्रिया होने के बाद इन तीनों सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें देखना होगा कि जातीय समीकरण क्या बैठते हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी उम्मीदवार बनाया जाता है और बीजेपी का प्लान क्या रहता है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।